औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड की जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको जो है देखेंगे। उसमें टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज़ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंडेक्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट मैं क्लियर करूँगा और साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। सो होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ठीक है, वीडियो एंड तक देखें, आपको सारे के सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम जस्ट कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, रट्टे वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि जितने भी अब आगे लेक्चर्स होंगे वो हम अपलोड करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो अभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बुक का पीडीएफ ओपन किया। मैं ज़रा आपको यहाँ पे वो शो कर दूँ कि बुक चैप्टर हमारा ये है। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है मेन कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको जो है इनिशियली बतानी है, तो मैंने यहाँ पे ये ओपन किया हुआ, इसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया। इलेक्ट्रो मीन्स क्या है आपके पास, इलेक्ट्रो मीन में जो मतलब आप उसको कह सकते हैं दैट इज़ करंट। ठीक है, एंड सेकेंड दैट इज़ जो ये आपके पास है जो मैग्नेटिज्म है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट। ठीक है, तो यानी मैग्नेट और करंट का कॉम्बिनेशन दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल वो देखें, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर ये एक वायर है हमारे पास, ठीक है, एक वायर हम ले लेते हैं, ये वायर है, ठीक है, जो करंट वाली वायर है, इसमें से ना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, या करंट पास कर रहा है। करंट पास कर रहा है तो क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड। तो इससे क्या होता है, आइडिया होता है कि भाई इलेक्ट्रिक जो करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर ये होता है, मतलब इसकी वजह से ये होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसकी वजह से भी ये होता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होता है, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम यही करेंगे कि मैग्नेट के साथ चेंजिंग करेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इस चैप्टर में हम करंट के साथ चेंजिंग करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हम यहाँ पे एक और वो ले लेते हैं, दैट इज़ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या वो है, वो दैट इज़ मैग्नेट। व्हाट इज़ मैग्नेट? मैग्नेट देखिए, एक मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी डाल कर देता हूँ। मैग्नेट इज एन मटेरियल, ठीक है, हैविंग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इंट्रिंसिक ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, तो यानी इससे दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, मैग्नेट ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स वी हैव अ मैग्नेट लाइक दिस। ये मतलब कोई भी इसकी शेप है, इरेगुलर शेप, इसके पास अगर कोई मेटल या कुछ भी लेके आए दैट वो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैग्नेट क्या आ जाती हैं, दो टाइप्स फर्दर। ठीक है, तो यानी हम दो टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी टाइप्स हैं। दो टाइप्स इसकी आ जाती हैं फर्दर, हम उनको देख लेते हैं। एक टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज परमानेंट मैग्नेट, दैट सेकेंड वन दैट इज उसको भी देख लेते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड वन है दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यह है, देखें सिंपल सी बात है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, आपने देखा होगा कभी मैग्नेट होंगे दो, इसका एक शेप का एक मैग्नेट होता है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और एक साउथ पोल होता है, दैट इज द परमानेंट मैग्नेट, यानी इसकी मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट ये वो होता है जो कि हम जो वायर थी, वायर्स में से जब करंट पास कर रहे थे, ठीक है, तो उससे जो वहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी। क्योंकि टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं, जैसे ही वो करंट खत्म होगा ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इससे क्या आइडिया हो जाता है कि मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही थी वो किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो यानी परमानेंट कौन सा हुआ, परमानेंट ये वाला हुआ, और टेम्परेरी कौन सा हुआ, टेम्परेरी जो है आपके पास दैट इज जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसके बाद वो तकरीबन हमने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आप देखें इसमें जो है बुक में, तो यहाँ पे एक है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया एंड सेकंड दैट इज क्रेडिट डेबिट एंड एटीएम कार्ड। अब होता क्या है कि इसमें आपने जो है पुरानी की वो देखे कैसेट देखा होगा, उसके अंदर ना मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है।
तो क्या होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी मैग्नेटिक स्ट्रिप पे स्टोर होती है, ठीक है। और जब भी कोई किसी हम उसको प्लेयर में डालते हैं दैट वो उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद जो है हम उसको सुन पाते हैं, देख पाते हैं, या जो है पिक्चर होती है, वीडियो होती है या ऑडियो होती है, ठीक है। इसी के साथ अब देखिए यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क है, इसमें भी बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, उसके अलावा एटीएम कार्ड्स जो होती है ना, इन पे भी एक स्ट्रिप बनी होती है जो कि सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है, ठीक है। क्योंकि कार्ड एक बोर्ड है, कार्ड होता है ना वो एक पेपर पे मतलब एक कार्डबोर्ड पीस होता है, तो कार्डबोर्ड पीस से तो कुछ नहीं होता ना, उस पर एक स्ट्रिप बनी होती है, मेनली वही काम की होती है, ठीक है। तो यानी ये इसमें चीज़ें आ गई। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड, अब जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, हम उसको कर लेते हैं जाके यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। इसको कर लेते हैं रेज एंड उसको करते हैं डिस्कस। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, टिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अब देखें, सिंपल सी बात है, फील्ड आपने वर्ड सुना होगा। फॉर एग्जांपल ये जो है पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जो फॉर्मल स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये पाकिस्तान का एरिया है, इसके अंदर पाकिस्तान की फील्ड है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इसके अंदर जो है अपना जो भी मतलब प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। इसके बाहर उसको अलाउ नहीं होता, ठीक है। यानी मतलब वो अपने फील्ड के अंदर ही हेल्पफुल होती है, बाहर बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, बाहर बिल्कुल भी नहीं होती। तो यानी इसी चीज़ को फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी मैग्नेट का फील्ड। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, हम इसके मैग्नेट वो बना लेते हैं, हम यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं दैट इज मैग्नेट, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे करें दैट इज द नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है इसके गिर्द यहाँ यानी जो इतना रीजन है, ठीक है, इतना जो रीजन है जहां तक इस जो अट्रैक्ट कर सकता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी द रीजन ऑफ स्पेस और एरिया इन विच the magnet attract or repel other magnet or other metallic compound और ferromagnetic compound, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको अट्रैक्शन के लिए जितना एरिया या स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। क्या देखें डेफिनेशन कैसे बनेगी, द रीजन और एरिया, ठीक है, और स्पेस इन विच द मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपल अदर फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यानी इस चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें जो है मेनली हमारे पास जो है वो फार्मूला भी आता है, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था। ओके इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन जो आगे एक टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका फार्मूला है, ठीक है। इसका कोई फार्मूला नहीं, इसका जस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे एक मैग्नेट दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हो गया हमारा एंड। उसके अलावा देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको फिर हम कवर आउट करते हैं कि वो कौन सा है। यहाँ से पहले मैं इसको कर दूँ डिलीट, बिकॉज हमने दोबारा फिर नया मतलब स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे पास है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक हो गया। आगे देखते हैं हमारे पास अच्छा अब मेनली चीज़ आ गई कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे दो चीज़ वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें से ये जस्ट ये कि आप कॉन्सेप्ट आएगा, आपने रटा बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल भी एक वर्ड का रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, अब एक हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, सीधा इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वायर है, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि जब जैसे ही इस वायर से करंट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे हम ऊपर को बना लेते हैं, सॉरी जो है इसको ऊपर वाले को बना लेते हैं, ठीक है। जैसे करंट ऊपर को मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी ऊपर को जिधर को भी मूव करना स्टार्ट करेगा इसकी गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे ऐसे सर्कल में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो यानी मैं अगर यहाँ पे आप ऐसे बना के दिखाऊँ, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसको फाइंड कैसे करना है, दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास, एक है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इसको कैसे फाइंड करना है। सेकंड क्या है कि कंपस को यूज़ करते हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं, कंपस यूजेज, ठीक है। अच्छा पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन जो हम इसको राइट हैंड रूल से वो कर सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे आपको एक राइट हैंड रूल का डायग्राम दिखा दूँ, देन उससे आपको क्लियर होगा। जस्ट 1 मिनट। ओके नाउ लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर करंट ऊपर को मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, आपने इसमें जो है अपने इस फिंगर को रखना है और इसको वायर को इस तरह होल्ड कर लेना है, ठीक है। अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो आपने ये हैंड जो है फिंगर ऊपर को रखना है, ठीक है। और ये जो है आपकी कर्लिंग फिंगर्स जो है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप अगर देखें अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। अगर करंट नीचे जा रहा है देन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। अच्छा अब इसको कंपस को यूज़ करते हुए हमने इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं ज़रा यहाँ पे। कंपस यूजेज, ठीक है, उसके लिए हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई हैव अ पिक्चर देयर
कि अगर देखें ये हम एक्सपोज कर लेते हैं कि वायर है और उसमें से जो है मतलब वो करंट पास कर रहा है, ठीक है, ये वायर है हमारे पास। अब देखें ज़रा आप, अगर आप देखें तो ये जो है कुछ हमारे पास जो है इसके पास पड़े हुए हैं, कंपस पड़े हुए हैं, उनकी डायरेक्शन देखें तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बन रही है, यानी ये इस तरह का सर्कल बना रहे हैं पूरा, ठीक है। अगर आप देखें ये ऐसे है, ठीक है, ये थोड़ा उससे आगे मूव करता जा रहा है, ऐसे आगे तो यानी इस तरह करके एक पूरा सर्कल बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जो करंट पास कर रहा है उसके टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम इसको रखते हैं, अगर हम बुक में देखें डायग्राम इसकी, तो बुक में भी कुछ इसी तरह ही बनी हुई है। ये देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, मैं ज़रा यहाँ पे इसको यूज़ करके आपको शो कर दूँ। तो ये देखें ये सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो पूरा एक सर्कल ऐसे ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कंपस को यूज़ करते हुए अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहें तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, देखते हैं टॉपिक कौन सा, दैट इज़ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं जी अपने पेंट इसमें, ठीक है, और इसमें पहले सारा कर देते हैं रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, चलिए ये हमारा हो गया टॉपिक। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बुक वाले को आपने नहीं देखना, ठीक है, आपने रट्टे वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट हम देखेंगे हम करते कैसे हैं इसको। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, या हम बिल्कुल यही ले लेते हैं, ठीक है, या इसको एक और हम वो कर लेते हैं ट्राई, तो यहाँ पे नहीं पड़ा हो तो हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमें इस तरह का कोई शेप मिल जाए दैन विल बी बेटर, अगर ना मिले तब भी कोई मसला नहीं है, कोई इस तरह का इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी को यूज़ कर रहा हूँ, या यहाँ पे एक और था शायद, आई थिंक हम यहाँ पे वायर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसको नहीं करते, ये वायर की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसके दो लेयर्स को यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये पूरा एक वायर है, हमने इसका ना क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है, यानी इसको अंदर से खोला हुआ है, अंदर से खोला हुआ है, तो उसका क्या मतलब है कि इसकी एक ये मतलब आउट कवरिंग ये है, एक कवरिंग ये है, और इसके बीच में से जो करंट पास कर रहा है। अब सपोज करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे जो है एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। अब अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को ना रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से या डॉट से, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये हम इसको सारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ आपने देखी होगी, ट्रेन जब आता है ना, ट्रेन के आगे एक डॉट बना होता है, जबकि ट्रेन जब पीछे ट्रेन का आखिरी डब्बा होता है उसके पीछे होता है क्रॉस। तो यानी क्रॉस का क्या मतलब है कि आपसे जो है फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ट्रेन सारी की सारी गुजर चुकी है, ये लास्ट डब्बा था जो कि हम देख रहे हैं, यानी हमसे गुजर के आगे जा रही है, ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट का मतलब वो ये मतलब है कि अभी गुजरी नहीं है, अभी स्टार्ट हो रही है और हमारी तरफ आ रही है। क्रॉस का मतलब हमसे दूर जा रही है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेन वाले जब अगले डब्बे का यानी इंजन का और जो लास्ट डब्बा है उसकी शेप एक तरह कर देते तो हमें कैसे पता चलता। अगर वो जस्ट ये भी यूज़ कर देते कि भाई डॉट लगा देते फ्रंट स्क्रीन पे, यानी पहले डब्बे पे डॉट लगाते, आखिरी पे क्रॉस लगाते, हमें क्लियर हो जाता कि डॉट वाला हमारी तरफ आ रहा है जबकि क्रॉस वाला हमारे से दूर जा रहा है। अब ये जो मैंने लगाया ना, तो अब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन अंदर को है, ठीक है। आपके मोबाइल जो स्क्रीन है ना वो उसके अंदर, ठीक है, इस तरह। तो अगर आप हम डॉट लगाएं तो डॉट का मतलब हमारी तरफ, हम जो वीडियो देख रहे हैं हमारी तरफ, और क्रॉस का मतलब उसका अंदर, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है तो इट मीन्स कि वो क्रॉस दे रहे हैं, तो मीन्स वो हम मैग्नेटिक फील्ड उसको अंदर की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी तरह भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे अंदर की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि मैं पिछले में बताना भूल गया, वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है, बी प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा अब जो है चार्ज पास होना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्लस प्लस करंट पास होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्लस ये सारा इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है। अब देखिए हमने क्या यहाँ पुट कर दिया, यहाँ आई भी आ गया, यानी आई दैट इज़ करंट, आई भी आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें तो इसकी लेंथ भी तो बनती है ना, ये देखें ये अब ये हमारे पास वायर है इतना सा है, तो इसके लिए कुछ फोर्स और होगी, अगर ज़्यादा लंबा होगा उसके लिए फोर्स होगी। अब फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, देखिए यहाँ पे एफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कैसे, एफ खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुने, अब ये जो चार्ज हैं ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये पहले से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इससे जो है एक फोर्स क्रिएट होगी, दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब इस फोर्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। हम ज़रा पहले इसको कट आउट कर लेते हैं, यहाँ से जो यूज़फुल नहीं है हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए किसी भी चीज़ में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप उसको कंसेप्ट से करते हैं बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए हुआ क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, क्योंकि करंट जितना होगा, करंट ज़्यादा होगा, फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, तभी तो फोर्स, देखिए करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी हमें ये भी पता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे करें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स एक और चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, वो कौन सा है, दैट इज लेंथ, ठीक है। अब लेंथ जो है वो जितनी लंबी लेंथ होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तो यानी इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, नॉट कॉइल, कंडक्टर डिपेंड ऑन ये ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करना तो हम यहाँ पे यूज करेंगे के इज इक्वल, सॉरी एफ है, के नहीं है, एफ इज इक्वल टू के आई एल बी, ठीक है। ये आपके पास हो गया। हम यहाँ पे कोई कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमने कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा जो मेन रिलेशन था वो ये आ गया। अब लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, वो ये क्या, देखिए आपके पास इसका जो एक फार्मूला आ गया, लेकिन अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लेंथ का, ठीक है, और इसमें आपके पास जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ लेंथ और बी, यानी बी दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें 90 का एंगल होना चाहिए। अब ये देखिए कौन क्या बात क्या कह रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। तो यानी एल और बी के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा तो इट मीन्स वी यूज साइन थीटा। तो क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। हम इसको दोबारा इसमें लिख देते हैं ताकि अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो हम इसको क्लियर भी कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब देखें यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई साइन थीटा किसके दरमियान है, ठीक है, तो साइन थीटा आपने बताना है, साइन थीटा इज बिटवीन बी क्रॉस एल, ठीक है, बी क्रॉस एल, इनके दरमियान जो है साइन थीटा है यहाँ पे, ठीक हो गया। यानी इनके दरमियान साइन थीटा है, क्योंकि देखें अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स इसका y जो है, सॉरी l जो है, इसका कोई ना कोई परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट है जो कि एल वाई है उसको ऑक्युपाई कर रहा है। और आपको पता है जब भी कभी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हैं देन वी यूज साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कवर। इसमें देखता हूँ मैं कोई और पॉइंट है तो वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब उसमें एक दो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं तो वो हम देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उस सब चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, पहले लिख लेते हैं फार्मूले को, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, अब आपने बताना है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन है बट कि ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, फिर इसी तरह मिनिमम कब होगा और ज़ीरो कब होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं सारे कि ज़ीरो कब होगा, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम तब होगा जब देखिए ये देखिए साइन थीटा है, साइन का आपको पता है साइन की वैल्यू 0, साइन 0 ठीक है, साइन 90 1, साइन 180 फिर 0, फिर साइन 270 -1, ठीक है। तो ये आपके पास। अब देखिए मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब एल, सॉरी यहाँ पे हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, जब एल क्रॉस बी इसमें एंगल कितना होगा, 90 होगा, देन ये कितना हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम कब होगा, जब एल क्रॉस बी जो है वो पैरेलल होंगे, मीन्स एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। या आप यहाँ पे कोई और भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है, यानी हम एंगल कोई और पुट कर देते हैं या 0 भी पुट कर सकते हैं, तब भी हमारे पास मिनिमम होगा। यानी 90 से, देखें 90 से अगर कम होगा, अगर हम लगा रहे हैं 90 से कम होगा तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा, ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा होगा देन मैक्सिमम आएगा 180 तक, ठीक है। उसके बाद 0 कब होगा, 0 तो सिंपली सी बात है जब साइन 0 यानी साइन 0 हो या 180 हो तब ये 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हम जस्ट इस फार्मूले को देख के लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दो चीज़ें और आ जाती हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन। हम उसको देख लेते हैं वो कैसे होगा, हम उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें और उसको कवर कर लें, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोर्शन कवर हो गया। अब चलते हैं जी मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छी तरह पढ़ा हुआ तो आपको ये तो मसला ही बिल्कुल 1 मिनट तक कहीं मसला भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई इसमें वो नहीं है कि फोर्स, हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू
ILB साइन थीटा, ठीक है, हम साइन एक्स लगा देते हैं, साइन वही थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन है मेनली आपके पास ये बी, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हमने इसको सेपरेट करना है, बाकी सारे लैदा कर लें, साइन को आगे एक दफ़ा साइड पे ले लें। आप ये समझ लें, हम सपोज कर लेते हैं कि एल और बी में एंगल कितना है, एल और बी में एंगल कितना है 90, तो यानी अगर 90 एंगल है तो वो साइन खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हम एक दफ़ा मैक्सिमम को ले रहे हैं, साइन को हम नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये इसको काट दिया। अब बी है हमारे पास, तो क्या करेंगे कि आई एल को डिवाइड कर देंगे एफ ओवर आई एल, ठीक है, आई एल इज इक्वल टू बी, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अगर आप पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 1 में था हमारे पास, मैं जरा उसको भी मैं आप मेंशन कर लूँ, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ठीक है। एफ फोर्स था जबकि क्यू चार्ज था, तो यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ करंट, पासिंग करंट, ठीक है। तो यानी आई जो है करंट है यहाँ पे, और फोर्स जो उसमें पास हो रहा है, तो यानी ऐसे उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। में यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, दे जस्ट सिंपली। अब मेनली चीज़ आती है कि भाई इसका यूनिट क्या है, हम यूनिट भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूनिट, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास आया है बी इज इक्वल टू फोर्स पर आई एल, ठीक है, ये आपके पास आया है। तो आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो यानी बी इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर, करंट का एम्पेयर है जबकि लेंथ का मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मीटर स्क्वायर पुट कर लें, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको साइज कर लेते हैं छोटा ताकि, ठीक है। तो एन ये यानी न्यूटन पर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है। अच्छा, अब इसको सिंपली कहते क्या है, इसको ये नहीं कहते, इसके एक और नाम है जो कि हम वो कहते हैं, उसको हम नाम लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ला, ठीक है। सो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, सो यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कभी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो उसका यूनिट क्या होगा, आपके पास टेस्ला होगा, ठीक है। दैट इज अबाउट, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, हम वो भी देख लेते हैं क्योंकि वी आर हेयर टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये आप कर सकते हैं। या अगर आप इसको इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉट, ठीक है, इधर भी डॉट, तो यानी इसके ऊपर जस्ट -1 लगा दें, और आपके पास अगर इस पर लगाना चाहें तो इस पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, दैट इज -1। सॉरी, यहाँ पे एक और मैंने मिस्टेक कर दी, वो ये कि लेंथ एरिया का देखें, हम यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं, लेंथ का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर यहाँ पे आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है समटाइम, तो मिस्टेक के लिए सॉरी करता हूँ, लेकिन जस्ट यही है कि यहाँ पे आप जो है मैं 2 को कर देता हूँ रेस, 2 नहीं 1 ही होगा सिंपल, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, ठीक हो गया, ये दैट इज कॉल्ड एज टेस्ला। सो ये हमारा था टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज़ होता है, दैट इज़ 1G, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि 1G, ठीक है। अच्छा, 1G जो है यहाँ पे एक जो है गॉस यूनिट है, टेस्ला छोटा यूनिट है, गॉस बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि 1G इज इक्वल टू, मैं ज़रा उसको यहाँ पे और फॉर्म में लिख देता हूँ, 1G इज इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला, -4, ठीक है। अगर आपको ये कन्वर्ट करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल में आया हो तो उसका आपको कैसे करेंगे, और 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4G, ठीक है। तो ये आपके इसके इक्वल होता है। तो यानी अगर आप इसको उधर ले जाएं, ये माइनस है, माइनस को उधर ले जाएं तो वो प्लस में चला जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, बल्कि अभी तक एक और टॉपिक भी रहता है, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। कि मेरे लिए हमारा ये था कि टॉपिक हम कवर करें ताकि जो इनको अच्छे से कवर करें कंसेप्ट। मैं देखूँ आपको एक सीधी सी बात हो, मैंने ना सारे के सारे टॉपिक कवर किए है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, मैंने एक्स्ट्रा 7 की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को सबको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हम किसी सूरत भी कोई टॉपिक मिस ना करें, कोई एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि पहले तो हमारा पेपर ही कंसेप्चुअल हो गया है, SLO बेस्ड हो गया है, तो सब कुछ चीज़ों को देखते हुए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर तो हो गया हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब एक चीज़ रहेगी, वो ये रहेगी कि इसका यूनिट मतलब डायरेक्शन निकालना रह गया, हम उसको देख लेते हैं, डायरेक्शन इसका कैसे निकालते हैं, ज़रा उसको देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हम जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास था वो
दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास आई एल बी, इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हैंड से फाइंड करना हो तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, देखिए आपके पास मेन चीज़ है ये आपके पास फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपका थंब जो है, ठीक है, फॉर फिंगर जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है बी को यानी मैग्नेटिक फील्ड को, और करंट आई को दैट इज जो है मिडिल फिंगर। ठीक है, अब करना क्या है, आपने हमेशा जो है इसको इसी तरह रखना है, यानी आपने जो थंब को ऊपर रखना है, ठीक है, जो फॉर फिंगर है उसको आगे, और जो ये वाला फिंगर है दैट इज मिडिल फिंगर उसको ऐसे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। आप ऐसे ना करें उसको सीधा करें, सीधा नहीं करना आपने कभी भी। ठीक है, तो यानी इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर हम इसमें डायग्राम में देखें, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ठीक है, तो इसने फिंगर को आगे रखा हुआ है, करंट इधर को ऐसे पास कर रहा है तो इसने ऐसे रखा हुआ है, और फोर्स किधर ऊपर को लगेगी। ठीक है, इसी सूरत हम एक और यहाँ पे वो एग्जम्पशन कर लेते हैं कि भाई हमने इसको फाइंड करना कैसे करें। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा वो दे देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट है और ये इसमें से करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये करंट पास कर रहा है, और इसके अलावा जो है वो फील्ड ऑफ लाइंस ये हमारे पास नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें रख लेते हैं जी नॉर्थ, ठीक है, और ये हमारे पास साउथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि वो हमारे पास मूव कैसे कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सॉरी, ये तो मैंने एरो दूसरा ले लिया, हमने एरो ये वाला लेना है। ठीक है, ये आप ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो यानी इसकी डायरेक्शन किधर की होगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे हैंड बना के दिखा रहा हूँ, हमारा ये जो है ये आ गया, सॉरी यहाँ पे इसको दोबारा इसको ले लेते हैं कि ये आ गया फॉर फिंगर, ठीक है, यानी बी की डायरेक्शन में। अब करंट को इधर को पास कर रहा है, करंट ऐसे पास कर रहा है, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मिडिल फिंगर। अब फोर्स किधर को लगेगी, फिर फोर्स ऊपर को लगेगी। जब आप हाथ से करेंगे ना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, और फिर जो है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स लगेगी ऊपर को। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन उधर को कर दें, करंट उधर को जा रहा है, तब आप इस फिंगर को उस तरफ जब रोटेट करेंगे तो ये फोर्स डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इससे जब आप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। वही चीज़ है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, बिल्कुल वही है, देयर लिटिल बिट जो है चेंज उसमें आप यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इसका हेडिंग दे देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको देखते हैं होता क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है, यहाँ पे मैं ज़रा डायग्राम एक बना लूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है कि ये हमारे पास एक है, हम इसको कर लेते हैं फिल, ठीक है, सॉलिड कलर से। सॉलिड कलर जो है हम यहाँ पे कोई भी यूज़ कर लेते हैं, और उसमें से हम उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिल। अब ये ना एक एरिया है, ठीक है, एक आप ये समझ ले कि एक दीवार है। दीवार से क्या होगा, हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया। ठीक है, अब मैग्नेट रख दिया, उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस करेंगी जो कि इसको पास करती जाएंगी। ठीक है, पास करते करते इधर से निकलती जाएंगी। ठीक हो गया, ये जो है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। यानी अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसमें डिफरेंस जो है यहाँ पे बी आ जाएगा, बाकी सेम है। जितना फर्स्ट वो चैप्टर वाला था ना वही वाला सेम है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे क्या आएगा, दैट इज बी डॉट डेल ए, ठीक है, और कॉस थीटा, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, बिल्कुल वही सेम है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अगर उसमें देखें तो वो हमारे पास था ई डॉट डेल ए कॉस थीटा। अब क्योंकि कॉस यहाँ वहाँ पे ई इसलिए ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए रेस, क्योंकि हमारा ये काम का नहीं है और आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो मेनली वो है वो पर्पज़ यहाँ पे है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको समझाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में भी थी और चैप्टर नंबर इसमें भी 3 में भी है। अब देखिए इनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए। कॉज है तो आपको पता है कॉज का मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा जब इनके दरमियान एंगल 0 होगा। ठीक है, यानी बी और ए के दरमियान एंगल कितना होगा, जब 0 होगा, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे एक चीज़ है, ये हमने जो डायग्राम बनाई थी, मैं ज़रा उसको दोबारा बना लेता हूँ। ये हमने जो डायग्राम बनाई थी ना, इसका एक वेक्टर था। ठीक है, इसको हम कलर यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला, सॉरी ये हम इसको दोबारा वो कर लेते हैं, इसको ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हुआ ये है कि ये आपके पास एरिया है और ये मैग्नेटिक लाइंस है। अब इनके दरमियान देखिए एंगल किस तरह है, एरिया आपके पास जो है वो फ्लैट पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल 0 के एंगल पे पड़ा हुआ है, लेकिन एरिया 0 पे नहीं है। ठीक है, एरिया वेक्टर एरिया 0 पे है, ये आपने याद रखना है। वेक्टर एरिया कैसे होता है, ये इसका वेक्टर एरिया है।
समझ आ रही है कि नहीं? देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास स्क्रीन पड़ा हुआ है ना, अब आप अपने मोबाइल का देख रहे हैं, आपके मोबाइल जो है वो आपके सामने तो एक वर्टिकल शेप में है, ठीक है, यानी इस तरह है, ये आपके पास ये अपना मोबाइल पड़ा हुआ है, या मैं इसको और कोई डायग्राम ले लेता हूँ, ये आपके पास अपना मोबाइल ऐसा स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है ना वो आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर एरिया आपकी तरफ है। अब ये मैं क्योंकि डायग्राम इस तरह बन रहा है, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली ये है कि ये वेक्टर एरिया आपकी तरफ मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें वेक्टर एरिया आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यानी ये भी जो एरिया पड़ा हुआ ना, ये एरिया 90 पे है, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज कि एरिया कितने पे है, एरिया 90 पे है, हम यहाँ पे वो बना लेते हैं, एरिया जो है वो 90 पे है, एरिया 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जबकि जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया, ठीक है, वेक्टर एरिया जो है वो 0 डिग्री पे, ये आपने याद रखना है, तभी ये कॉस 0 हो रहा है, तो कॉस मैक्सिमम हो रहा है, अदरवाइज एरिया की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप कॉस एरिया 90 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। जस्ट आपने याद ये रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब उसका एरिया 90 होगा, वेक्टर एरिया 0 होगा। यानी ये देखें, वेक्टर एरिया ये वाला है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये देखें, अब ये लाइंस है और ये वेक्टर एरिया पड़ा हुआ है, तो क्या एंगल है दोनों में 0 का, लेकिन ये लाइंस है और ये एरिया है, देखिए एरिया में कौन सा एंगल है, एरिया में 90 का एंगल है, ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एरिया 90 पे होता है, वेक्टर एरिया 0 पे होता है, तब फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। अब जरा उसके केसेस पढ़ लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम के। ओके, नाउ जो हम इसके केसेस पढ़ते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सारे केसेस जो हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि भाई हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस अगर इस तरह पड़ा हुआ है, सरफेस इस तरह पड़ा हुआ है, सरफेस किसी एंगल पे पड़ा हुआ है, ये इस तरह पड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये आप समझ लें कि इस एंगल में पड़ा हुआ है, ये नहीं इस एंगल में पड़ा हुआ, सॉरी यहाँ पे हमको ये लाइन ले लेते हैं, ये आपके पास इस एंगल में पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी किसी एंगल पे, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, मैं इसको जरा आपको कर लेती हूँ कि एट एनी एंगल, फ्लक्स एनी एंगल, देखें या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या कोई ना कोई एंगल होगा, एट एंगल फ्लक्स एट एनी एंगल, ठीक है। तब क्या होगा, पहले देखते हैं मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम तब होगा, हम अभी बात करें किसकी, मैं अभी बात कर रहा हूँ वेक्टर, सिर्फ एरिया की, सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं वेक्टर एरिया की बात करूँगा तब आपको उसके हवाले से दोबारा समझाऊंगा, पहले एरिया की बात करूँ। जब हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस में और एरिया में क्या एंगल होगा, आपके पास एंगल जब 90 होगा, एंगल 90 होगा, ठीक है, देन आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और इधर क्या होगा, जब आपके पास मैग्नेटिक लाइंस में और एरिया में, मैं बार बार एरिया की बात कर रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 0 का एंगल होगा तब मिनिमम हो जाएगा। फ्लक्स एट एनी एंगल, जब एंगल जो है एरिया की इस तरह पड़ा हो, इस तरह पड़ा हो, तो वो फिर उसके हवाले से चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब हम फार्मूला यूज़ करेंगे बी ए कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी वेक्टर एरिया की, मैं ज़रा इसको कर देता हूँ रिमूव। अब बात करते हैं वेक्टर एरिया की। वेक्टर एरिया क्योंकि हमने यूज़ वेक्टर एरिया को करना है, वेक्टर एरिया हमने एरिया को यूज़ नहीं करना, वो जैसे आपको समझाने के लिए किया था, एमसीक्यूज में आ सकता है, हमने यूज़ वेक्टर एरिया को करना है। देखिए वेक्टर एरिया इसका किधर है, इधर बाहर को है, अब ये वाला है, तो इसका जो आपके पास इधर को होगा या ऊपर को होगा, यानी मतलब आप लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का। अब अगर इसमें देखें तो इसमें इस साइड पे होगा, ठीक है, अगर वो ऐसा पड़ा हुआ बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ है तो उसकी इस साइड ऐसे होगा, यानी अगर आपके पास ये मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है, तो इसका वेक्टर एरिया आपकी तरफ है। ये अगर मेरे पास बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो इसका वेक्टर एरिया, ये जो अगर ऐसे बोर्ड है तो इसका वेक्टर एरिया मेरी तरफ होगा, यानी मेरी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, नीचे की नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है। अब क्योंकि मैं लैपटॉप में बना ऐसे रहा हूँ तो वो आपको ऐसे लग रहा है कि नीचे की तरफ है, नहीं, मैं वो आपकी तरफ बना रहा हूँ। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, देन हम उसको जो है नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज़ यूनिट। अब यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे इसको फाइल लिखा है, तो उसको पढ़ते फाइल ही है, उसको लैपटॉप में क्योंकि ड्रा यहाँ पे मैं आपके सामने उसको ड्रा नहीं कर सकता, जस्ट हैंड से हम ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, बाकी ड्रा नहीं होता, इस वजह से मैं आपको जस्ट यहाँ पे वो ड्रा करके दिखा रहा हूँ। वो यानी इसको हम फाइल लिख दिया, बी डेल ए कॉस थीटा। अब यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए बी का हमारे पास क्या था, जैसे टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, और जबकि एरिया क्या आता है मीटर स्क्वायर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आपके पास हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, दैट इज न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर और पर एरिया स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, टेस्ला की वैल्यू पुट करके, मीटर स्क्वायर की पुट करके, तो आपके पास यही आएगा। तो यानी अब हमारे पास यूनिट्स का क्या बन गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास का यूनिट बन गया। तो ये होप सो कि आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ है कि हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये कि अगर हमारे पास सरफेस जो है वो रेगुलर ना हो, देन हम क्या करेंगे, हम ज़रा इसको कर लेते हैं डेल, ठीक है, सरफेस जो है रेगुलर ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा कहे कि भाई आपके पास ये एक शेप है, ठीक है, ये शेप है,
अब इसका जो आप वो निकालो, फ्लक्स निकालो। अब हमें क्या पता भाई, हम देखें फ्लक्स इधर तो हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इधर भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला कहाँ बनेगा, मसला यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेम आ जाएगा, यहाँ फिर डिफरेंट आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और। हमें कैसे पता हम किस तरह फाइंड करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पैचेज में डिवाइड करेंगे। पैचेज में किस तरह, जिस तरह फुटबॉल हो देखा होगा आपने, छोटे छोटे पैचेज होते हैं, ये इस तरह हमने कर लिया, इस तरह कर लिया, ठीक है, इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह, यानी इस तरह पैचेज बन गए, एक पैच ये, एक पैच ये, एक पैच ये, एक पैच ये, इस तरह करके। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन हम इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो इस तरह हम इस तरह करेंगे 5b, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे b तो सेम रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, जस्ट चेंज क्या हो रहा है आपके पास, चेंज जो है वो एरिया हो रहा है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा ए, और क्या करेंगे, सारे एरियाज को प्लस कर देंगे, सारे एरियाज को, जितने भी इसमें 10 से 12 एरियाज बनेंगे सबको प्लस करेंगे, b सेम रहेगा आपके पास, देन जो है वो फ्लक्स आ जाएगा पूरी सरफेस का, ठीक है। तो ये जो था सिंपली, और फिर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वो यही बन जाएगा, b इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप बनती है, वो मैं ज़रा वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज़ अ फ्लक्स डेंसिटी। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें कोई इतना वो नहीं है। मैं यहाँ पे उसको पुट कर देता हूँ कि फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि बुक में ये गिवन नहीं है अलग करके ना, तो इसको आप गिवन वो कर लें, क्योंकि पेपर होना है कंसेप्चुअल, तो हम कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, जैसे कि वो आ गया है फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी, अब देखें फ्लक्स है यानी बी की बात हो रही है, तो बी आप इधर रहने दें, बाकी इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर एरिया, पर यूनिट एरिया, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स पर डेंसिटी। जिस तरह हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था ना, ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी वहाँ पे चार्ज डेंसिटी था कि Q इज इक्वल टू, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी ओवर सॉरी, ये था हमारा चार्ज डेंसिटी, हम ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि ये हमारे पास एरिया के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको करें Q बाई ए, सॉरी Q मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज कॉल्ड एज क्यू ए इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा जो था आपके पास चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड एरिया इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। इसी तरह यहाँ पे जो है फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट आपके पास क्या बनेगा, यूनिट फिर भी टेस्ला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज वेबर। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अब इसका यूनिट मैं आपको बता दूँ, मैग्नेटिक फील्ड का हमने यूनिट यहाँ पे नीचे निकाला था, आई थिंक सो, जी बिल्कुल यूनिट निकाला था। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस टेस्ला को ना हम वेबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबर, वी इसको नाम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेबर कहते हैं। तो इसका पूरे स्पेलिंग आपके सामने लिख देता हूँ, वेबर, ठीक है, डबल वी आएगा, ये इसको, ये यूनिट है इसका, ठीक है। हम इतना लंबा यूनिट कहने के बजाय हम क्या कहते हैं, सीधा वेबर, वेबर कह देते हैं। तो ये इसका जो सिंपल यूनिट है आपके पास, ठीक है। डब्ल्यू बी से इसको गिवन करते हैं, डब्ल्यू बड़ा होता है, डब्ल्यू बड़ा होता है जबकि वो छोटा होता है। मैं ज़रा दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ, डब्ल्यू और ये, इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेबर। तो अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, अब इस केस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास हम ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व करना था उसको, यहाँ से हम पेन यूज़ कर लेते हैं, देन उसको ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक दैट, यहाँ पे हमने इसको क्या किया था कि हमारे पास सिंपल टेस्ला आ रहा था, ठीक है। तो यानी ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी ओवर यूनिट एरिया, ठीक है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो टेस्ला आपके पास सीधा यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है, बट आपको जो पॉइंट क्लियर हो गए वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आप जस्ट वीडियो पे फोकस करें, टॉपिक को अच्छे से समझें, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जस्ट एग्जाम्पल्स के, जो कि एग्जाम्पल आपकी बुक में सॉल्व है, तो मैंने सॉल्व नहीं किए। अगर आप कहें तो वो भी सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप पूरी बुक के वीडियो के लेक्चर्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको पूरी बुक के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी मुझे ये भी बताइएगा कि आपको वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, अगर कोई इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तब भी बताइएगा, अगर अच्छा लगा तब भी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ये होता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि भाई किस तरह के लेक्चर्स आपको चाहिए, क्या मटेरियल आपको चाहिए, आपकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। देखिए मुझे जो मैंने लेक्चर दिया, मुझे सेटिस्फाई हुआ कि बिल्कुल मैंने लेक्चर दिया, मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है। समटाइम सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन मुझे इस लेक्चर, आज के लेक्चर पे सेटिस्फेक्शन हुई है। तो आप मुझे बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, और बाकी फिर इस तरह लेक्चर्स अगर आप चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।